आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की। और नया टॉपिक हमारे पास है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, इस बात को समझने के लिए हमारे पास 3 थ्योरीज होती हैं। सबसे पहली थ्योरी है और इसका नाम है वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी के जो ड्रॉबैक हैं उसको दूर करती है नेक्स्ट थ्योरी, जिसका नाम होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इसके ड्रॉबैक को दूर करती है नेक्स्ट थ्योरी, जिसका नाम होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस थ्योरी को हम शॉर्ट फॉर्म में सीएफटी भी बोलते हैं, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में वीबीटी भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं वर्नर्स थ्योरी की। वर्नर एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बताया ट्रांजिशन मेटल्स के पास 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं। अब पहला क्वेश्चन बनता है ट्रांजिशन मेटल कैसे कहते हैं। डी ब्लॉक के मेंबर्स को ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है और इन मेटल्स के पास 2 तरह की वैलेंसीज मिलती हैं। सबसे पहली वैलेंसीज को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसीज, जबकि दूसरी वैलेंसीज होती हैं सेकेंडरी वैलेंसीज। प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसीज होती हैं जो ये ट्रांजिशन मेटल्स अपने नॉर्मल कंपाउंड्स में दिखाते हैं। इट मींस ऐसे कंपाउंड्स में शो करते हैं जहां पर ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनाते। जैसे कि हमारे पास है FeSO4। आयरन एक ट्रांजिशन मेटल है, आयरन कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बना रहा है, आयरन के ऊपर +2 चार्ज है, तो ये +2 इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। इसी तरह से हमारे पास है CuCl2। यहां पे भी कॉपर कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बना रहा है, एक नॉर्मल कंपाउंड बना रहा है, आयनिक कंपाउंड, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। इसी तरह से हमारे पास है KMnO4। यहां पे मैंगनीज कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनाता है, मैंगनीज के ऊपर +7 चार्ज है, ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। तो कहने का मतलब हुआ कि जब भी कोई मेटल किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनाता, सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनाता है, और जो भी उसके ऊपर चार्ज आता है उस चार्ज को उसकी प्राइमरी वैलेंसी बोला जाता है। लेकिन जब कोई ट्रांजिशन मेटल लीगेंड्स के साथ जुड़कर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, तो अब वो जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी बोली जाती है। जैसे कि हमारे पास है K4FeCN6। यहां पे हम देख रहे हैं आयरन 6 CN के साथ जुड़ रहा है, और क्योंकि 6 लीगेंड्स CN के साथ जुड़ रहा है तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। इसी तरह से हमारे पास है CuNH3 यहां पे कॉपर 4 अमोनिया के साथ जुड़ रहा है और इसीलिए उसकी सेकेंडरी वैलेंसी 4 है। तो पहला पॉइंट हमने सीखा जिसमें हमें पढ़ा कि ट्रांजिशन मेटल्स 2 तरह की वैलेंसीज शो करते हैं। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी होती है, वो तब दिखाता है जब वो नॉर्मल बॉन्ड्स बनाता है विदाउट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और सेकेंडरी वैलेंसी वो तब दिखाता है जब वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है। अब सेकंड पॉइंट को समझेंगे। वर्नर्स थ्योरी का सेकंड पॉइंट कहता है कि जब भी कोई ट्रांजिशन मेटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, तो हमेशा उसकी प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल आती है। प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, और उसकी सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है K4FeCN6। अब इस K4FeCN6 में ट्रांजिशन मेटल आयरन है, तो हम आयरन की बात करते हैं। इसको तोड़ देते हैं 4 टाइम्स ऑफ K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव में। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन निकालते हैं और ये ऑक्सीडेशन हमारे पास आता है +2। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, सो कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का, क्योंकि आयरन 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, दैट्स व्हाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन बनता है इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है,
दैट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। एक और एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। लेट्स से हमारे पास है Pt Cl2 En का होल ट्वाइस। ये कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स में पहले Pt का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, दैट इज x प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितनी हो जाती है? +2। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इज +2। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे प्लैटिनम का। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स प्लस डबल द नंबर ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो ये वैल्यू हमारे पास 6 आती है। तो हम कह सकते हैं इसकी प्राइमरी वैलेंसी 2 है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 6 है। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल की प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट से पता लगता है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनता है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। अब हम थर्ड पॉइंट को समझेंगे। वर्नर ने बताया कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो हमेशा सेंट्रल मेटल एटम सेकेंडरी वैलेंसी को सबसे पहले पोजीशन करता है। जैसे कि हमारे पास है क्रोमियम NH3 का होल 6 Cl3। सो अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, क्रोमियम सबसे पहले 6 अमोनिया को 3D स्पेस में पोजीशन देगा। यहां क्रोमियम है, यहां पे हमारे पास है अमोनिया, यहां भी है अमोनिया, यहां भी है अमोनिया, सेम यहां भी अमोनिया। अब इसी तरह यहां भी अमोनिया और यहां भी अमोनिया। इस पूरे पे चार्ज है +3। ये सब कुछ एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के हम पेरिफेरल को ऐसे बना लेंगे। अब इसके बाद ये क्लोरीन को पोजीशन देगा। तो क्लोरीन यहां पे 3 है, तो क्रोमियम तीनों क्लोरीन को पोजीशन देने के लिए इन्हें एक ट्रायंगुलर शेप में इन्हें पोजीशन पे रखता है। तो यहां पे एक क्लोरीन है, यहां दूसरा क्लोरीन है, यहां तीसरा क्लोरीन है। ये एजम्पशंस वर्नर्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर तो नहीं बनता इस कॉम्प्लेक्स का, इसलिए ये थ्योरी फेल हो जाती है। ऑल्दो इसकी बाकी बातें अभी भी सही मानी जाती हैं, दैट्स वाई द रीजन इज हम इसे अभी भी पढ़ रहे हैं। इसकी ये बात कि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल है, सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल है, ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए रीजन है कि हम इसे अभी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये बात रॉन्ग है। और इसी बात को दूर करेगी हमारे नेक्स्ट थ्योरी, जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिलहाल हम देखते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस तरह का क्वेश्चन हमें मिलेगा, इस बात को हम समझेंगे। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बताया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद द aqueous सॉल्यूशन assign secondary valency to metals in the following compounds। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें बताया गया है PdCl2.4NH3। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। हमें बताया गया है मोल्स ऑफ AgCl, कितने मोल्स AgCl के बने हैं, दैट इज 2। अब इसके अकॉर्डिंगली हमें सेकेंडरी वैलेंसी को डिटरमाइन करना है। तो कैसे सोचेंगे, इस बात को समझें। AgCl के मोल्स 2 बने हैं, इसका मतलब 2 क्लोराइड आयन एज काउंटर आयन प्रेजेंट होंगे। तो हमें 2 Cl को काउंटर आयन बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कुछ ऐसे होना चाहिए, Pd NH3 का होल 4 Cl2, क्योंकि जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये बनाएगा Pd NH3 का होल 4 +2 +2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव
और अब ये जुड़ता है 2 टाइम्स ऑफ AgNO3 के साथ, सो दैट हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ AgCl और साथ में मिलेगा PdNH3 का होल 4। यहां पे आ गए 2 नाइट्रेट आयन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है, केटायन के साथ एनायन को जोड़ दिया और एनायन के साथ केटायन को जोड़ दिया। तो इस तरह से ये गिवन डाटा हमारी इस रिएक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस कंपाउंड का नाम होना चाहिए टेट्राअमीन पैलेडियम सेकेंड क्लोराइड। यहां से पता लगता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पैलेडियम हमारे पास आता है दैट इज +2। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें मिलता है 4। तो जो हमने अभी पढ़ा उसको अप्लाई कर देते हैं, तो इट मींस हम कह सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी हो जाती है 2 और सेकेंडरी वैलेंसी हमें मिलती है 4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कैसे करते हैं। अब हम रिमेनिंग पार्ट्स को समझेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया गया है दैट इज निकेल Cl2.6H2O एंड मोल्स ऑफ AgCl हैं दैट इज 2। इसका मतलब 2 क्लोराइड आयन प्रेजेंट होंगे। तो कैसे सोचें, निकेल H2O6, 2 क्लोराइड आयन को एज काउंटर आयन रखेंगे दैट इज Cl2, डिसोसिएट होके बनाएगा निकेल H2O होल 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव, जिसपे हम डालेंगे 2 टाइम्स ऑफ AgNO3 और हमें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ AgCl प्लस निकेल H2O होल 6 NO3 का होल ट्वाइस। तो यहां पे प्राइमरी वैलेंसी हो जाती है +2, सेकेंडरी वैलेंसी होती है 6। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है और उसमें हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया गया है प्लैटिनम Cl4.2HCl, साथ में बताया गया है मोल्स ऑफ AgCl हैं 0। अगर मोल्स AgCl के 0 हैं तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है? इसका मतलब AgCl बना ही नहीं है। इट मींस Cl नेगेटिव एज काउंटर आयन प्रेजेंट ही नहीं है। और जब काउंटर आयन फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए? प्लैटिनम Cl4 होने चाहिए, HCl2 होने चाहिए, तभी तो इस कंपाउंड में कोई कैटायन एनायन नहीं है। आपने पहले पढ़ा है कि यस कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जिन पे चार्ज 0 होता है और ये अपने कैटायन एनायन में डिसोसिएट नहीं होते बल्कि एज इट इज रहते हैं। तो ये इसी तरह से एग्जिस्ट करेंगे। जब इस पे हम AgNO3 ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये कैटायन एनायन में डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई हमें AgCl भी नहीं मिलेगा। इसीलिए तो यहां पे लिखा है कि मोल्स ऑफ AgCl 0 है। अब प्लैटिनम की बात करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? दैट इज +4। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो 4 बॉन्ड क्लोरीन बना रहा है और 2 बॉन्ड HCl बना रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अभी हमने पढ़ा है जो प्राइमरी वैलेंसी होती है दैट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है दैट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाती है। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हमें फॉर्मूला दिया है कोबाल्ट Cl3 4 टाइम्स ऑफ NH3 और मोल्स ऑफ AgCl कितने बने? दैट इज 1। इस बात से क्या कंक्लूजन मिलता है कि इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक क्लोराइड आयन एज काउंटर आयन प्रेजेंट है। तो जब एक ही क्लोराइड आयन एज काउंटर आयन प्रेजेंट है तो उसे बाहर रख लेते हैं। बाकी सब कुछ हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रखना है।
यानी कोबाल्ट भी अंदर रहेगा, NH3 4 हैं ये भी अंदर रहेंगे, 2 क्लोरीन बचे ये भी अंदर रहेंगे। चलो इसे डिसोसिएट करते हैं। डिसोसिएट करने पर बनाएगा CO NH3 होल 4 Cl2, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आता है +1 प्लस Cl-। अब इसको हम ट्रीट करते हैं AgNO3 के साथ, क्योंकि यहां पे एक ही Cl नेगेटिव आयन एज काउंटर आयन प्रेजेंट है, दैट्स वाई हमें 1 मोल AgCl का मिलेगा। बाकी क्या बचा, CO NH3 होल 4 Cl2, इस कैटायन को न्यूट्रलाइज कर देगा नाइट्रेट आयन। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है कैटायन एनायन के साथ और दूसरा कैटायन दूसरे एनायन के साथ। तो ये गिवन डाटा इस रिएक्शन से सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहां पे अब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं कोबाल्ट का, जो कि हमारे पास आता है 3। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं कोबाल्ट का, तो टोटल बॉन्ड 6 बन रहे हैं। आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स प्लस डबल द नंबर ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। सो वर्नर्स थ्योरी में हमने क्या सीखा, प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज 3, सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 6। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखेंगे। लास्ट पार्ट में हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया गया है, दैट इज Pt Cl2 डॉट 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया। हमें मोल्स ऑफ AgCl बताए गए हैं, दैट इज 0। तो अब तो सोच ही सकते हैं जब मोल्स ऑफ AgCl 0 है, इसका मतलब कोई भी क्लोरीन एज काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं होगा। सब कुछ हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रखना है। Pt NH3 का होल ट्वाइस, Cl का ट्वाइस। ये कॉम्प्लेक्स एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसलिए डिसोसिएट नहीं होगा, एज इट इज रहेगा जैसा है। और जब ये डिसोसिएट ही नहीं होगा तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा AgNO3 के साथ, तभी तो हमें AgCl नहीं मिलेगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर सोचेंगे, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सोचेंगे, दैट इज 4। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज 2 एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 4। आई होप इतने सारे क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में वर्नर्स थ्योरी पे क्वेश्चन कैसा बन के आएगा। आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स में उसका ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना होगा, जो कि आप पहले से निकालना सीख चुके हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट किया जाता है। और जो उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही प्राइमरी वैलेंसी होगी, और जो उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। अब रही बात स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर को ये थ्योरी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, और इसीलिए हमें नेक्स्ट थ्योरी पढ़नी होती है जिसका नाम होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं और इस थ्योरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी को समझाने के लिए मैंने अलग अलग 6 केसेस लिए हैं। अगर आपने ये 6 केसेस समझ लिए तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं जो क्वेश्चन VBT पे बेस्ड होगा। VBT पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसका मैंने एक जनरल फॉर्म बनाई है, इस जनरल फॉर्म को आप ध्यान से देखें। और इस जनरल फॉर्म के अंदर मैंने अलग अलग 6 केसेस बताने वाला हूं, उन 6 केसेस को आप समझेंगे। अगर आपको ये 6 केसेस समझ में आ गए तो कोई भी क्वेश्चन आपको जो दिया जाएगा VBT पे बेस्ड वो इन्हीं 6 केसेस में से एक होगा जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं। सो क्वेश्चन की वर्डिंग है, डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन, शेप, स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इस VBT पे बेस्ड मैंने जो पहला कॉम्प्लेक्स आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूं, फॉर्मूला है इसका Cr NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। हम समझते हैं कि इसमें कैसे
क्रोमियम की हाइब्रिडाइजेशन, शेप, स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक नेचर को डिस्कस किया जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास है क्रोमियम NH3 का होल 6, क्योंकि 6 लिगेंड है यहां पर, और इस पे चार्ज है +3। सबसे पहले हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 टाइम्स ऑफ अमोनिया का चार्ज, दैट इज इक्वल टू +3। तो क्रोमियम पे चार्ज आता है +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्रोमियम का +3 आ गया है। अब हमें क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सोचना है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉ प्रिंसिपल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d को बाद में फिल करेंगे 4s2 3d4। लेकिन याद करिए ये तो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल का एक्सेप्शन होता है। क्रोमियम एंड कॉपर हमेशा ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के एक्सेप्शन रहे हैं, तो हम लिखेंगे 4s1 3d5। लेकिन हमें बात करनी है क्रोमियम +3 की। तो +3 का मतलब होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s। हमें क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। तो सबसे पहले 4s में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, ये बन जाता है 4s0। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर निकालने हैं, तो हम 3d में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को और बाहर निकाल देते हैं, तो ये बन जाता है 3d3। ये क्रोमियम +3 की कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम ध्यान से देखें तो इतनी कॉन्फ़िगरेशन मैच हो रही है आर्गन से, तो हम इसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में आर्गन 3d3 4s0। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को हुंड्स रूल की टर्म्स में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? आर्गन, हमारे पास 3d के ऑर्बिटल्स हैं। 3d में आपको पता है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। हमारे पास 4s है, जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, दैट्स वाई ये बिल्कुल एम्प्टी है। अब क्रोमियम को कितने लिगेंड्स को बुलाना है, तो ध्यान से देखते हैं इस नंबर को। तो 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब 6 लिगेंड्स हैं जो क्रोमियम के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए क्रोमियम के पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। लेकिन हमें कितने वैकेंट ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं? हमारे पास है फर्स्ट वैकेंट ऑर्बिटल, सेकंड वैकेंट ऑर्बिटल, थर्ड वैकेंट ऑर्बिटल, ओनली 3 वैकेंट ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं। जबकि रूल क्या है? जितने लिगेंड्स आ रहे हैं, एक लिगेंड अमोनिया है, उसके पास एक लोन पेयर है, वो अपना पूरा पेयर एक ऑर्बिटल में रखने वाला है। यानी कि एक लिगेंड के लोन पेयर एक ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो इसका मतलब 6 लिगेंड है, तो हमारे पास 6 लोन पेयर है, उसके लिए हमारे पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अब कैसे बनाएं ये वैकेंट ऑर्बिटल्स? तो हमने देखा कि क्रोमियम के पास 4th शेल है और 4p भी है। 4th में sp d तीनों होते हैं, f भी होता है, तो इसके पास 4p भी है। नजर आ रहे हैं हमें अब 6 रूम्स। ये है फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, थर्ड रूम, फोर्थ रूम, फिफ्थ रूम, सिक्स्थ रूम। 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स मिल गए। हमने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को कहा आइए जल्दी से क्रोमियम के साथ जुड़िए, और वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं और आप इसके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाइए। लेकिन जैसे ही अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को ये बात पता लगती है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो हमने उन्हें ऑर्बिटल्स दिए हैं वो अनइक्वल एनर्जी के हैं। जैसा कि हमने ऑफ-बॉ प्रिंसिपल में पहले पढ़ा है कि 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की एनर्जी ज्यादा होती है, 4p की एनर्जी और ज्यादा होती है। तो हमने लिगेंड्स को अनइक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स दे दी, जिस वजह से सभी लिगेंड्स चाहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा ऑर्बिटल मिल जाए, जो कि हमने नहीं दिया, क्योंकि उनके सामने हमने अनइक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स रख दिए। इस डिस्प्यूट से बचने के लिए क्रोमियम क्या करता है?
कि अपने सभी ऑर्बिटल्स को मिलाता है, जो वो देने वाला है लिगेंड्स को, उन सभी ऑर्बिटल्स को मिलाया और उन्हें इक्वल एनर्जी का बना दिया। तो कितने ऑर्बिटल्स को मिलाया? 2d के ऑर्बिटल हैं, एक s का ऑर्बिटल है, 3p के ऑर्बिटल हैं, टोटल 6 ऑर्बिटल्स हैं। तो उसने नए 6 ऑर्बिटल्स को मिला लिया है और इन्हें इक्वल एनर्जी का बना दिया है। कौन कौन से 6 ऑर्बिटल्स मिले? सबसे पहले 2d ऑर्बिटल जुड़ने आए, s जुड़ने आया, 3p ऑर्बिटल्स जुड़ने आए। इसीलिए ये जो नए ऑर्बिटल्स मिलते हैं इनको बोलते हैं d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इस फिनोमिना को बोलते हैं d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन? When two or more atomic orbitals having unequal energy combine with each other, an energy redistribution occurs, due to which new orbitals of equal energies are formed, which are known as hybrid orbitals, and the phenomena is known as hybridization. जब दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी इक्वल नहीं होती है उन्हें मिलाया जाता है, तो एक एनर्जी का फिर दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिससे हमें दो या दो से ज्यादा नए ऑर्बिटल्स मिलते हैं, जिन्हें बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इस फिनोमिना को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इस केस में क्या हुआ? यहां पे 2d ऑर्बिटल जुड़े, एक s ऑर्बिटल जुड़ा और 3p ऑर्बिटल जुड़े, तभी तो हमें टोटल 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले, जिनका नाम है d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और क्योंकि इसमें d2sp3 टोटल 6 ऑर्बिटल जुड़े हैं, इसीलिए इसका नाम है d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये सभी वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। अब हमने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को कहा कि आप आइए और इनके साथ बॉन्डिंग कर लीजिए। इट मींस अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रख लीजिए और क्रोमियम के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लीजिए, मतलब एक अमोनिया एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये परमिशन दी गई। जैसे ये परमिशन मिलती है, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स रखता है, सिमिलरली सेकंड अमोनिया भी रखता है, थर्ड भी रखता है, फोर्थ भी रखता है, फिफ्थ भी रखता है, सिक्स भी रखता है। तो हमें कहना पड़ेगा वैकेंट d2sp3 hybrid orbitals are shared by lone pair of electrons of ammonia ligands। तो अमोनिया लिगेंड्स के लोन पेयर से ये 6 वैकेंट d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पूरी तरह से भर गए। ये क्वेश्चन का पहला टास्क था। क्वेश्चन में पूछा गया था हाइब्रिडाइजेशन बताइए, और हमने सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन बताई है। अभी तक शेप, स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक नेचर की कोई बात हमने डिस्कस नहीं करी है। जनरली ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, और इस 2 मार्क्स में से हमने जितना टास्क अभी तक परफॉर्म किया है उसमें हमें सिर्फ हाफ मार्क मिलेगा, क्योंकि हमने सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया है, हमने किसी तरह के आगे फर्दर बातें नहीं बताई। अब हम d2sp3 की शेप को सोचेंगे। d2sp3 ऑक्टाहेड्रल शेप बनाती है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि जब भी ऑक्टाहेड्रल शेप बनानी है उसके लिए हमें पहले एक स्क्वायर को बनाना पड़ेगा। स्क्वायर के डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, डायगोनल्स का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास आएगा, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर मेटल को प्लेस किया जाएगा। एक नॉर्मल ऊपर रखा जाएगा, एक नॉर्मल नीचे रखा जाएगा। यहां पर सभी कॉर्नर्स पर हम अमोनिया को लिखेंगे, और याद रखें अमोनिया में नाइट्रोजन है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। आप जल्दबाजी में अमोनिया को ऐसे ना लिख दें, क्योंकि अगर आपने ऐसे लिख दिया इसका मतलब है आपने हाइड्रोजन को बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्रोमियम को, लेकिन आप जानते हैं हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते देने के लिए।
वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका है नाइट्रोजन के साथ, इसलिए हमें अमोनिया के लोन पेयर की तरफ से बॉन्ड दिखाना है। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन से हमें बॉन्ड को दिखाना होगा। ये छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए कि कैसे हमें प्रेजेंटेशन देनी है। तो इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया और इस पे चार्ज आ जाता है +3। ये स्ट्रक्चर बनाया, हाफ मार्क इस बात का मिल जाता है। अब हमें इसकी शेप का नाम बताना है कि शेप कौन सी है। तो इस शेप को आप अच्छे से जानते हैं, दिस शेप इज ऑक्टाहेड्रल। तो हाफ मार्क हमें इस बात का मिल गया। हमने क्वेश्चन के अंदर हमसे बातें पूछी गई थी जिसमें से हमने हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, शेप भी बता दिया, स्ट्रक्चर भी बता दिया। अब हमें मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक नेचर के बारे में बातें बतानी है। ये मैग्नेटिक नेचर कैसे डिसाइड होगी, इसके लिए आप हाइब्रिडेशन को एक बार फिर से देखें। जहां से ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होनी स्टार्ट हुई, हम उस पॉइंट को देखेंगे कि क्या इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। तो यस, हमें नजर आता है आर्गन तक सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो चुके, ये सभी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर चुके, लेकिन अभी भी हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नजर आ रहे हैं जो अनपेयर्ड हैं। जब भी किसी केमिकल स्पीशीज के पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दिखाते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, और ऐसे केमिकल स्पीशीज को बोला जाता है पैरामैग्नेटिक। तो हम कह सकते हैं CrNH3 6 3+ is paramagnetic due to the presence of 3 unpaired electrons in 3D orbital। तो हमें बताना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं और किस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है। तो 3D ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम n से डिनोट करते हैं और यहां पे n की वैल्यू 3 आ रही है। इसी से हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने का क्या फॉर्मूला है? मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज n इंटू n+2 का अंडर रूट, और इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटन। इट मींस हम इसे लिख सकते हैं दैट इज अंडर रूट 3 इंटू 3+2 दैट इज √15 बोर मैग्नेटन। तो इस तरह से हमने इस कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक नेचर बताई और साथ में उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमसे जो बातें पूछी गई थी वो सारी बातें हमने यहां बता दी। हाइब्रिडेशन हमने बता दी, दैट इज D2sp3। शेप भी हमने बना दी है, स्ट्रक्चर हमने बना के दिखाया, ऑक्टाहेड्रल्स का स्ट्रक्चर है, और साथ में हमने इसकी मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट को भी डिटरमाइन कर लिया। आई होप आपको केस नंबर 1 समझ में आया होगा और आपने सीखा होगा कि कैसे हम वीबीटी के बेसिस पर इन सारी बातों को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को समझते हैं। लेट्स से हमारे पास सेकंड केस है FeCN6 4-। तो सबसे पहले हमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। आयरन +6 टाइम्स ऑफ Cn इज इक्वल टू -4। आयरन का ऑक्सीडेशन निकालने के लिए हमें Cn का ऑक्सीडेशन पता होना चाहिए, दैट इज -1। Cn पे चार्ज -1 होता है, इज इक्वल टू -4। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +2। अब हमें आयरन का एटॉमिक नंबर याद रखना होगा, दैट इज 26। कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3d को बाद में फिल करेंगे 4s2 3d6, और आयरन एक्सेप्शन नहीं होता। अब हम आयरन +2 की बात करेंगे, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d
एंड 4s। हमें दो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है और सबसे आउटर मोस्ट शेल 4s है, दैट्स वाई 4s में से दो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, ये हो जाएगा 4s0 और ये होगा 3d6। इतनी कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैच होती है आर्गन से और इसके आगे है 3d6 4s0। तो हम देख सकते हैं कि इसकी शॉर्ट फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन बनती है आर्गन 3d6 4s0। अब हम इसको हुंड्स रूल के टर्म्स में लिखेंगे। दिस इज आर्गन। 3d में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स इन p, d, f degenerate orbitals until and unless each degenerate orbital is occupied by one single electron। यहां पे 4s हमारे पास ऑर्बिटल है जिसमें से हम दो इलेक्ट्रॉन्स को पहले से निकाल चुके हैं, दैट्स वाई 4s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर हम देखें कि हमारे पास गेस्ट कितने हैं, आने वाले लीगेंड 6 हैं, लेकिन हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल्स ओनली 1 है। चलो हम 4p के ऑर्बिटल्स को भी अगर हम काउंट कर लेते हैं तो 4p के हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं। अभी भी टोटल वैकेंट ऑर्बिटल्स हमारे पास सिर्फ 4 हैं, जबकि लीगेंड्स हमारे पास 6 हैं। Cn नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता है और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, इसके लीगेंड फील्ड इतना वास्ट होता है जिसकी वजह से 3d के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में चला जाता है। एज अ रिजल्ट हमें 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मिलेंगे? 3d में यहां पर दो इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट थे, अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहां भी दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए और दो एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट बन गए। 4s तो पहले से ही वैकेंट था, 4p भी पहले से ही वैकेंट है। ऐसा क्यों हुआ? तो इस बात को लिख देते हैं, सिंस Cn negative is a strong ligand, therefore it easily pairs up the electron of 3d orbital। तो जो भी स्ट्रॉन्ग लीगेंड होते हैं उनका लीगेंड फील्ड इतना वास्ट होता है जिस वजह से मेटल के 3d के इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को पेयर अप कर देते हैं और इन स्ट्रॉन्ग लीगेंड के लिए रूम्स को यानी कि ऑर्बिटल्स को वैकेंट कर देते हैं। अब हमारे पास टोटल 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं। ये इन सभी वैकेंट ऑर्बिटल्स को मिलाता है, आयरन इन सभी वैकेंट ऑर्बिटल्स को मिलाकर इन्हें इक्वल एनर्जी का बना देता है और इस तरह से हमें नए ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं। सबसे पहले दो d ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं, फिर एक s जुड़ रहा है, फिर 3 p जुड़ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम होता है d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये जो नए ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं इनका नाम है d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। टोटल 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें 6 नए ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं और अब इन लीगेंड्स को बोला जाता है कि यस आप आए और यहां पे आके बॉन्डिंग करें। तो सबसे पहले फर्स्ट साइनाइड आयन आया, फिर सेकंड साइनाइड, फिर थर्ड साइनाइड, फिर फोर्थ साइनाइड, फिफ्थ साइनाइड, सिक्स्थ साइनाइड और इस तरह से साइनाइड आयन यहां पर आकर वैकेंट ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स रखकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस बात को लिखना पड़ेगा, d2sp3 hybrid orbitals are shared by lone pair of electrons of Cn negative ligand। तो यहां से हमें हाइब्रिडाइजेशन पता लगती है, दैट इज d2sp3। अब d2sp3 की शेप क्या होती है ये बात हम सीख चुके हैं अभी। यहां पे हमारे पास है आयरन जो कि 4 बॉन्ड बना रहा है। इन चारों बॉन्ड्स के अगर हम कॉर्नर्स को ज्वाइन करें तो हमें एक स्क्वायर शेप मिलेगी। हम एक नॉर्मल ऊपर और एक नॉर्मल नीचे बनाएंगे। इन सभी कॉर्नर्स पर Cn को लगाना है और याद रखें कार्बन से हमें बॉन्डिंग दिखानी होगी। जल्दबाजी में अगर हमने नाइट्रोजन से बॉन्डिंग दिखा दी तो ये आइसोसाइनो कहलाएगा। इस पे चार्ज होता है -4
इसकी शेप का नाम बताएंगे और इस शेप को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब बात करते हैं इसके मैग्नेटिक नेचर की। तो जहां से हमने हाइब्रिडाइजेशन करी है वहां से हम देखें तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो चुके हैं। जब सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं तो इस तरह के केमिकल स्पीशीज को बोलते हैं डायामैग्नेटिक। इट इज डायामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी ऑर्बिटल ऐसा नहीं है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, इसलिए ये डायामैग्नेटिक है। तो n का मतलब क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये तो जीरो आ गया। अगर n जीरो है तो मैग्नेटिक मोमेंट सोचेंगे, दैट इज म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस टू का अंडर रूट, और n की वैल्यू तो जीरो है, तो ये वैल्यू भी हमें मिल जाती है जीरो बोर मैग्नेटन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होता है तो उससे हमारी हाइब्रिडाइजेशन, शेप, स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे डिसाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, और इस थर्ड केस में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है दैट इज FeCl6 4 नेगेटिव। अब सेम पैटर्न से सबसे पहले हम Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, दैट इज Fe प्लस 6 टाइम्स ऑफ Cl इज इक्वल टू -4, Fe प्लस 6 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -4। सो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिलेगा दैट इज +2। Fe का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं और ये वैल्यू होती है 26, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d को बाद में फिल करेंगे 4s2 3d6। हमें बात करनी है Fe प्लस 2 की, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 4s में से दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, दैट इज 4s0 3d6। इतनी कॉन्फ़िगरेशन मैच होती है आर्गन से, इसीलिए इसे लिखते हैं आर्गन 3d6 4s0। अब इसे हुंड्स रूल के टर्म्स में लिखेंगे, दिस इज आर्गन। 3d में हमारे पास होते हैं 5 ऑर्बिटल्स जिसमें हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंगली पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक सभी डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाता है। ये हमारे पास 4s है जो अभी वैकेंट है क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। ये 4p है और ये भी वैकेंट है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्वेश्चन बनता है कि आने वाले लिगेंड्स कितने हैं? Fe के साथ 6 Cl जुड़ने वाले हैं, लेकिन हमारे पास तो वैकेंट ऑर्बिटल ओनली 4 है। अभी पिछले केस में भी यही हुआ था, लेकिन वहां पर Cn नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड था जिसने 3d के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर दी थी, लेकिन Cl नेगेटिव एक वीक लिगेंड होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाता है। बेसिकली ये पेयरिंग कैसे होती है इस बात को समझते हैं। ये हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब इसका लीगेंड फील्ड देखते हैं कितना बड़ा होगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, यहां पे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज का इतना बड़ा ये लीगेंड फील्ड है जो आपको नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये सारा इसका लीगेंड फील्ड है। इस लीगेंड फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये इजीली पेयर अप हो जाते हैं और हमें डी ऑर्बिटल खाली मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड अब हम Cl नेगेटिव को सोचेंगे। ये Cl नेगेटिव है, एक सिंगल एटम का लीगेंड है। इस सिंगल एटम का लीगेंड फील्ड बस इतना सा है। जैसे आप पढ़ते हैं एक चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसी तरह से लीगेंड का भी एक लीगेंड फील्ड होता है, यानी वो 3D एरिया जहां तक वो नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर सकता है। तो आप देख रहे हैं Cn नेगेटिव का कितना बड़ा एरिया है जबकि Cl नेगेटिव का कितना छोटा एरिया है।
जाहिर सी बात है Cl नेगेटिव एक सिंगल एटम का लीगेंड है, जबकि Cn दो एटम से मिलकर बना हुआ लीगेंड है, इसीलिए तो उसका लीगेंड फील्ड बड़ा है और Cl नेगेटिव का लीगेंड फील्ड कम है। जैसे कि आपने अभी सीखा कि Cn नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड है जिसका लीगेंड फील्ड बहुत वास्ट होता है और वो इजीली पेयर अप कर सकता है, लेकिन Cl नेगेटिव एक वीक लीगेंड होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करने में फेल हो जाता है। आने वाले लीगेंड 6 हैं, तो हमें 6 वैकेंट रूम्स चाहिए। इसके लिए हम 4d लेंगे। एक ऑर्बिटल s ले रहे हैं, 3 ऑर्बिटल p ले रहे हैं और 2 ऑर्बिटल d ले रहे हैं। यहां पे हमारे पास s का 1 ऑर्बिटल है, p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, d के 2 ऑर्बिटल्स हैं, जिससे हमें टोटल न्यू 6 ऑर्बिटल्स मिलते हैं और इनका नाम है sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन्हें बोलते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। हमें लिखना पड़ेगा सिंस Cl नेगेटिव is a weak ligand, therefore it fails to pair up electron present in 3d orbital। तो यहां पर sp3d2 के 6 ऑर्बिटल्स आपको नजर आ रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भरने आते हैं क्लोराइड लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे भर रहे हैं? सबसे पहला क्लोराइड आयन, फिर सेकंड क्लोराइड आयन, थर्ड क्लोराइड आयन, फोर्थ क्लोराइड आयन, फिफ्थ क्लोराइड आयन, सिक्स क्लोराइड आयन। हमें लिखना होगा sp3d2 hybrid orbitals are shared by electrons of Cl negative ligands। तो इस तरह से हमने हाइब्रिडाइजेशन बताई, दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d2 और d2sp3 दोनों का शेप स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। यहां आयरन है, यहां पे भी क्लोरीन है, यहां पे भी क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन। एक क्लोरीन अबव द प्लेन और दूसरा क्लोरीन बिलो द प्लेन होता है। सभी कॉर्नर के क्लोरीन को हमें एक स्क्वायर शेप में दिखाना है, जिसको हम इस तरह से डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है -4। इस शेप का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। अब हम बात करेंगे इसके मैग्नेटिक नेचर की, और जैसा कि मैंने बताया मैग्नेटिक नेचर को डिस्कस करने के लिए हमें वहां से ऑर्बिटल्स को देखना चाहिए जहां से हमने हाइब्रिडाइजेशन करी है। तो आपको नजर आ रहा है कि 3D में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अनपेयर्ड हैं। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक नेचर के बारे में, इट इज पैरामैग्नेटिक। कोई भी केमिकल स्पीशीज पैरामैग्नेटिक कब होता है? जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। इट इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3D ऑर्बिटल। तो n की वैल्यू 4 है क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम मैग्नेटिक मोमेंट को सोचेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 का अंडर रूट, दैट इज 4 इंटू 4+2 का अंडर रूट। 4+2 is 6, 6 into 4 that is 24. We can write it as root 24 बोर मैग्नेटन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर वीक लीगेंड प्रेजेंट होता है तो किस तरह से मेटल के अंदर पेयरिंग होने में फेल हो जाता है। क्या कंक्लूजन आया, इस बात को समझेंगे। इतने सारे केसेस हमने डिस्कस करे और से ये कंक्लूजन सामने आता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सेस को हम बोल रहे हैं D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स और दूसरे होते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स। इन D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स में क्या स्पेशल बात थी कि इसमें अंदर वाले शेल का d ऑर्बिटल था, बाहर वाले शेल का s ऑर्बिटल था और बाहर वाले शेल का ही p ऑर्बिटल था।
जबकि sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स में क्या स्पेशल बात थी कि इसमें तीनों ऑर्बिटल्स बाहर वाले शेल के थे। बाहर वाले शेल का ही s था, बाहर वाले शेल का ही p था और बाहर वाले शेल का ही d ऑर्बिटल था। क्योंकि d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स में अंदर वाले शेल का d ऑर्बिटल लेते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स का एक और नाम है, दैट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब क्वेश्चन बनता है क्यों बोल रहे हैं इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? इसीलिए क्योंकि इस हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स में हम इनर शेल का डी ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, तभी तो इसे बोल रहे हैं इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऑन द अदर हैंड, हम sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर सब कुछ बाहर वाले शेल का ही यूज कर रहे हैं। हम बाहर वाले शेल का ही s ऑर्बिटल ले रहे हैं, बाहर का ही p, बाहर का ही d ऑर्बिटल ले रहे हैं, तभी इसलिए इसका नाम पड़ता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के नाम से बुलाया जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स इनर क्यों बना? सिंपल सी बात है, क्योंकि डी ऑर्बिटल अवेलेबल था हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, अंदर वाले शेल का डी ऑर्बिटल अवेलेबल था पार्टिसिपेट करने के लिए। अब इस पे क्रॉस क्वेश्चन बनता है कि अंदर वाले शेल का डी ऑर्बिटल क्यों पार्टिसिपेट कर पाया इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बनाने में? तो इसका आंसर है कि इस कॉम्प्लेक्स में जरूर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहे होंगे जिसने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर दिया होगा। इसका मतलब यहां हम कह सकते हैं इस बात को कि इट मे हैव स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स दैट इजीली पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर डी ऑर्बिटल, और तभी तो इन्हें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जा रहा है। तो यहां से हमारे पास एक और हिंट मिलता है कि ऐसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जरूर एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा जिसने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दी होगी। अब जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा और इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई होगी, तो इसका मतलब इनका मैग्नेटिक मोमेंट लो मिलेगा, और क्योंकि इनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा या फिर लो होगा, इसीलिए इनका एक और नाम बनता है, इन्हें बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहां हमने सीखा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दो टाइप के हैं, जिसमें से पहला टाइप है d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स, जिसे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से हमें एक और बात पता लगी कि इसके अंदर जरूर एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहा होगा जिसने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दी होगी, और इसीलिए इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बहुत कम हो गई होगी या जीरो हो गई होगी, तभी तो ये बन रहा है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब अगर बात करें हम sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स की, तो इसमें सब कुछ आउटर मोस्ट शेल का ही है, और इसीलिए इसका नाम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का है। ऐसा क्या रीजन है कि इसके पास सब कुछ आउटर मोस्ट शेल का ही है और इनर शेल के ये डी ऑर्बिटल को लेने में फेल हो जाता है? द रीजन इज, इसके पास जरूर एक वीक लिगेंड है जो अंदर वाले शेल के डी ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने में फेल हो गया है। तो हम लिख सकते हैं इट मे हैव वीक लिगेंड दैट कैन नॉट पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर डी ऑर्बिटल, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करने में फेल हो गए, इसीलिए इनका मैग्नेटिक मोमेंट हाई रहेगा, क्योंकि इनके पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इसीलिए इनका मैग्नेटिक मोमेंट हाई होगा। अब क्योंकि इनके पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पैरामैग्नेटिक नेचर के हैं, इनका मैग्नेटिक मोमेंट हाई है, इसीलिए इनका नाम हो जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इन्हें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से बुलाया जाता है। तो यहां हमारे सामने कंक्लूजन आता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दो टाइप के बन जाते हैं। पहला टाइप है d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स, जबकि दूसरा टाइप होता है sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स। पहले टाइप को हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, या इसे हम
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जबकि sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स को हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से बुलाते हैं। इस बात पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसको देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारे सामने है, FeCN64 नेगेटिव इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स whereas FeCl64 नेगेटिव इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। या इसे हम बोल सकते हैं FeCN64 negative is low spin complex, but FeCl64 negative is high spin complex. या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, FeCN64 negative is diamagnetic, but FeCl64 negative is paramagnetic. हमें इस बात का रीजन बताना है कि ऐसा क्यों है। तीनों क्वेश्चन को पूछे जाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन इन तीनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेम है। तीनों क्वेश्चन के अंदर हमें सेम बात बतानी है, दैट इज FeCN64 नेगेटिव में साइनाइड आयन प्रेजेंट है एज अ लीगेंड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता है। उसका लीगेंड फील्ड बहुत वास्ट होता है, इसीलिए तो वो 3D के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की इजीली पेयरिंग कर देता है और Fe को D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है। That's why it is termed as inner orbital complex. क्योंकि Cn नेगेटिव सभी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर रहा है, इसीलिए वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो डायामैग्नेटिक बन रहा है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है, इसीलिए तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ऑन द अदर हैंड, FeCl64 नेगेटिव में प्रेजेंट होता है क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन का लीगेंड फील्ड बहुत लो होता है और क्योंकि लीगेंड फील्ड बहुत कम है, इसलिए ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए ये 3D के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करने में फेल हो जाता है और sp3d2 हाइब्रिडेशन दिखाता है। आयरन sp3d2 हाइब्रिडेशन दिखाता है, तभी तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है और सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी भी 3D में अनपेयर्ड प्रेजेंट है। दैट्स वाई ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और कंसिडर्ड होता है एज पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के क्या टाइप्स बनते हैं और इस पे कैसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ केस की, और यहां हमने कॉम्प्लेक्स लिया है NiCO4। तो सबसे पहले हम निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। X plus 4 times of CO पे चार्ज is equal to complete charge, that is 0. X plus 4 times of CO पे तो चार्ज 0 होता है क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, is equal to 0. So we can say that X is equal to 0. निकेल का एटॉमिक नंबर हमें याद रखना है क्योंकि एग्जाम में एटॉमिक नंबर नहीं दिए जाते और इसका एटॉमिक नंबर 28 है। कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d को बाद में फिल करेंगे 4s2 3d8। अब इतनी कॉन्फ़िगरेशन मैच होती है आर्गन से, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं आर्गन 3d8 4s2। आर्गन के सभी ऑर्बिटल्स पूरी तरह से फुली फिल्ड है। हमारे पास 3D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इन 5 ऑर्बिटल्स को इस तरह से दिखाया जाएगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4p खाली है। आने वाले गेस्ट को गिनते हैं। यहां पे 4CO एज लीगेंड्स प्रेजेंट है, इसका मतलब 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं जो लीगेंड का रोल प्ले कर रहे हैं और निकेल के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास एक भी s ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, मतलब 4s ऑर्बिटल हमारे पास वैकेंट नहीं है। किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल का होना जरूरी होता है
क्योंकि s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है और न्यूक्लियस के साथ ये लाई करता है। तो क्योंकि ये एक स्फेरिकल शेप में होता है और इसीलिए न्यूक्लियस के साथ ये लाई करता है, कोइंसाइड होता है। दैट्स वाई किसी भी हाइब्रिडेशन में अगर s ऑर्बिटल ही नहीं होगा तो वो हाइब्रिडेशन नहीं बन सकती। CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। तो इस बात को हमें मेंशन करना होगा। सिंस CO is a strong ligand, therefore easily pairs up the electron of 3d orbital। तो अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, इसको देखते हैं। तो यहां पे हमारे पास अब 3D के अंदर 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास आ चुके हैं और ये सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर अप हो गए हैं। पहले से 8 थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s से भी आ गए। एज अ रिजल्ट 4s वैकेंट हो गया एंड 4p तो पहले से ही वैकेंट था। आने वाले गैस 4 हैं, इन चारों को एक साथ मिलाया जाता है और इन्हें इक्वल एनर्जी का बना लिया जाता है। जब ये इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनते हैं तो क्योंकि हमने 4 ऑर्बिटल्स को मिलाया तो हमें फिर से 4 नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे। हमने एक s लिया है, 3p लिए हैं, इसीलिए इसका नाम होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इन सभी में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इन sp3 के अंदर लिगेंड्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, तो CO के मॉलिक्यूल्स आते हैं और sp3 के अंदर अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर देते हैं। ये फर्स्ट CO मॉलिक्यूल, सेकंड CO मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल लिखना होगा हमें। वैकेंट sp3 hybrid orbitals are shared by lone pair of electrons of CO ligands। तो CO ligands के लोन पेयर से हमने इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया है। तो यहां हमने हाइब्रिडेशन बताया कि इसकी हाइब्रिडेशन sp3 हाइब्रिडेशन होती है और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आकर अपने इलेक्ट्रॉन्स को भर देते हैं। अब हमें sp3 की शेप को सोचना है कि इसकी शेप किस तरह की बनती है और इसके बारे में आप हमेशा जानते हैं। sp3 की शेप बनती है टेट्राहेड्रल। तो हम टेट्राहेड्रल शेप बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास निकल है, यहाँ पे है CO, अगेन यहाँ पे भी CO, यहाँ पे भी CO और यहाँ पे भी CO। तो इस तरह से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्डिंग दिखानी है और वो बॉन्डिंग ऐसे बनेगी। तो यहाँ हमने स्ट्रक्चर बना लिया, साथ में टेट्राहेड्रल शेप बता दी है। अब हमें मैग्नेटिक नेचर के बारे में बताना है। तो मैग्नेटिक नेचर निकालने के लिए हमें देखना होगा कि कहां से हमने हाइब्रिडाइजेशन को सोचा है। तो आप देख सकते हैं कि यहां से हमने हाइब्रिडाइजेशन को सोचा है और यहां सभी इलेक्ट्रॉन्स आपको पेयर्ड नजर आ रहे हैं। पेयर्ड मतलब सारे ऑर्बिटल्स में फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल बन चुका है और सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। और क्योंकि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल के पास सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो कहना होगा इट इज। क्यों है डायमैग्नेटिक? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3D ऑर्बिटल, इसलिए ये डायमैग्नेटिक बन जाता है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 0। अब हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। सो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला सोचते हैं जो कि आपको बताया गया है। म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 का अंडर रूट, दैट इज 0 बोर मैग्नेटन। तो इस तरह से हम NiCl4 की टेट्रा कार्बोनाइल निकल की हमने हाइब्रिडेशन भी बताई, साथ में उसकी शेप बताई, स्ट्रक्चर बताया, मैग्नेटिक नेचर बताई और मैग्नेटिक मोमेंट भी बता दिया। अब हम फिफ्थ केस की बात करते हैं और ये फिफ्थ केस होता है NiCl4 2-। सबसे पहले हमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा।
निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 टाइम्स ऑफ Cl का स्टेट इज इक्वल टू -2। निकिल की स्टेट प्लस 4 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -2। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकिल हमारे पास आता है +2। निकिल की एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 28 होता है। कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6, दिस इज 3s2 3p6, 3d को बाद में फिल करेंगे, 4s2 3d8। लेकिन क्योंकि हमें बात करनी है निकिल +2 स्टेट की, तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दीजिए। दिस इज 4s0 और बाकी सब कुछ एज इट इज। 1s2 2s2 2p6, दिस इज 3s2 3p6 3d8। इतनी कॉन्फ़िगरेशन मैच हो रही है आर्गन से, तो लिख सकते हैं आर्गन 3d8 4s0। तो यहां पे हम आर्गन दिखा रहे हैं, इसके फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है। यहाँ 3D की बात कर रहे हैं, 3D में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमारे पास 4s है जो वैकेंट है, ये 4p है जो वैकेंट है। आने वाले लीगेंड्स कितने हैं? तो 4 लीगेंड्स हैं, 4 Cl के आयंस हैं जो जुड़ने आ रहे हैं। लेकिन Cl एक वीक लिगेंड होता है और वो हमेशा पेयरिंग करने में फेल हो जाता है। तो इस बात को हम लिख सकते हैं, सिंस Cl negative is a weak ligand, therefore it cannot pair up the electrons of 3d orbital। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने में फेल हो गया, तो हमें एक s लेना होगा, तीनों p को एक साथ मिलाना होगा और हमें नए ऑर्बिटल्स को बनाना होगा। तो यहां पे हमारे पास है 1s है, 3p जुड़ रहे हैं, इसलिए नाम हो जाता है इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये सभी इनका नाम होता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन सभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जुड़ने आते हैं Cl नेगेटिव लिगेंड। तो सबसे पहले 1 क्लोराइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन्स को रखता है, फिर सेकंड क्लोराइड आयन रखता है, फिर थर्ड रखता है, फिर फोर्थ रखता है। तो लिखना होगा हमें वैकेंट sp3 hybrid orbitals are shared by electrons of Cl negative ligands। तो हम Cl नेगेटिव लिगेंड से इनको शेयर कर रहे हैं। तो यहां हमने हाइब्रिडेशन बता दी कि इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडेशन sp3 है। अब हमें sp3 की शेप को बनाना है। तो यहां पे हमारे पास है निकल, फर्स्ट क्लोरीन, सेकंड क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन एंड दिस इज फोर्थ क्लोरीन। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है -2। इस शेप का नाम बताएंगे और ये शेप होती है टेट्राहेड्रल। अब हमें बात करनी है इसके मैग्नेटिक नेचर की। सो मैग्नेटिक नेचर के लिए हमें देखना होगा कि क्या इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, तो हमें यहां नजर आते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। जब भी किसी मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे बोला जाता है पैरामैग्नेटिक। सो वी कैन राइट इट एज इट इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द presence of 2 unpaired electrons। तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 आ गया है, n की वैल्यू 2 है। तो अब हम मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट, दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 2 का अंडर रूट, दैट इज √8 बोर मैग्नेटन।
तो इस तरह से हम इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन, शेप, स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक मोमेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ केस की, और हमारे पास कॉम्प्लेक्स है NiCN4 2 नेगेटिव। सबसे पहले निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। X plus 4 times of -1 is equal to -2, X is equal to +2। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d को बाद में फिल करेंगे 4s2 3d8। क्योंकि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो हमें +2 के बारे में सोचना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, दैट्स वाई 4s0 एंड 3d8। इतनी कॉन्फ़िगरेशन मैच होती है आर्गन से, इसे लिखेंगे आर्गन 3d8 4s0। अब आर्गन पूरी तरह से फिल्ड है क्योंकि सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह भर चुके हैं। 3d में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे हमारे पास है 4s और ये हमारे पास एम्प्टी है, दिस इज 4p। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि Cn नेगेटिव यहां पे लीगेंड बना है। Cn नेगेटिव को अपने इलेक्ट्रॉन्स निकल के वैकेंट ऑर्बिटल्स में रखने हैं, लेकिन Cn नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। स्ट्रॉन्ग लीगेंड की हमेशा नेचर होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करता है और डी ऑर्बिटल्स को खाली कराता है अगर डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो यहां पर Cn नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, सो वी कैन राइट इट एज सिंस Cn नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग लीगेंड, देयरफॉर इट इजीली पेयर्स अप इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3d ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा, इट मींस एक इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देगा क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन है जो पेयर अप होने से रह गया है। तो अब कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आ जाएगा, ये हमारे पास 3d ऑर्बिटल्स हैं। पहला ऑर्बिटल ऑलरेडी इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ और फिफ्थ के इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे और पेयर अप होकर इस तरह से हमें एक डी ऑर्बिटल एम्प्टी मिल जाएगा। यहाँ पे 4s है जो एम्प्टी है और यहाँ पे 4p है, ये भी हमारे पास एम्प्टी है। आने वाले लीगेंड्स Cn नेगेटिव हैं जो कि 4 लीगेंड्स हैं, ये इन्हें 4 ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है। निकिल यहां से एक डी ऑर्बिटल लेता है, एक s लेता है और 2 p लेता है और 4 नए ऑर्बिटल्स बना देता है। इन 4 नए ऑर्बिटल्स बनाने में कौन कौन से ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, सबसे पहले एक डी ने पार्टिसिपेट किया, एक s ने पार्टिसिपेट किया और 2 p ने पार्टिसिपेट किया। इसीलिए इसे बोलते हैं dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो नए ऑर्बिटल्स मिलते हैं इन्हें बोलते हैं dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन सभी dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में अब Cn नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स रखने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट Cn नेगेटिव आया जिसने अपने इलेक्ट्रॉन रख दिए, सेकंड ने भी रख दिए, थर्ड ने भी रख दिए, फोर्थ ने भी रख दिए। तो हमें लिखना होगा कि वैकेंट dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are shared by Cn नेगेटिव लिगेंड। तो इस तरह से हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलती है, दैट इज dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब dsp2 की शेप सोचते हैं, इसकी शेप कैसे बनती है। जब भी कोई मेटल dsp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है उसकी शेप होती है स्क्वायर प्लेनर। तो हमें एक प्लेन में पहले एक स्क्वायर को इमेजिन करेंगे, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर के डायगोनल से हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हमने निकल को प्लेस किया है। यहाँ पे हमारे पास निकल है जो बीच में रखा हुआ है। सभी कॉर्नर्स पर हमें
लिगेंड्स को दिखाना है। तो हमारे पास एक लिगेंड यहां है Cn नेगेटिव, इसी तरह से दूसरा लिगेंड, ऐसे ही थर्ड लिगेंड, ऐसे ही फोर्थ लिगेंड, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है -2। अब बात करते हैं इसके मैग्नेटिक नेचर की। क्योंकि Cn नेगेटिव ने सभी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर दिया था, इसीलिए हमें कहना होगा इट इज डायामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाता है, और जब n 0 हो जाता है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आ जाएगा। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 का अंडर रूट, दैट इज 0 बोर मैग्नेटन। तो आपने देखा कि NiCl4 2 नेगेटिव एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा था, जबकि इस केस में NiCN4 2 नेगेटिव एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और यही हमारे लिए एक क्वेश्चन है जो हमसे एज अ रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमसे कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, NiCN4 2 negative is a square planar complex, but NiCl4 2 negative is tetrahedral complex, or NiCN4 2 negative is diamagnetic, but NiCl4 2 negative is paramagnetic। या फिर हमसे पूछा जा सकता है NiCN4 2 negative is DsP2 hybridized, but NiCl4 2 negative is sp3 hybridized। इन तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि पहला कॉम्प्लेक्स है NiCN4 2 नेगेटिव, जिसमें Cn नेगेटिव लीगेंड है। ये लीगेंड स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता है जो निकिल के 3D के इलेक्ट्रॉन्स को इजीली पेयर अप कर देता है, और निकिल DsP2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है जिसकी शेप स्क्वायर प्लेनर होती है। क्योंकि Cn नेगेटिव ने सभी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर दिया है, दैट्स व्हाई द रीजन इज NiCN4 2 नेगेटिव डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनता है। ऑन द अदर हैंड NiCl4 2 नेगेटिव में क्लोराइड आयन एज लीगेंड प्रेजेंट है, जो कि एक वीक लीगेंड होता है। वो निकिल के 3D के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने में फेल हो जाता है। इस वजह से कोई भी डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है जिसकी शेप टेट्राहेड्रल बनती है। क्योंकि Cl नेगेटिव किसी भी इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने में फेल हो गया है, दैट्स व्हाई द रीजन इज निकिल के पास अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस कॉम्प्लेक्स की नेचर पैरामैग्नेटिक बन जाती है। तो यहां पे वीबीटी थ्योरी हमारी ओवर हो जाती है, जिसमें हमने अलग अलग केसेस के थ्रू डिस्कस किया कि कौन सा कॉम्प्लेक्स किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा, कैसी शेप बनाएगा, कैसे स्ट्रक्चर को लेगा, और उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, और इसी बेसिस पर हम बता सकते हैं कि उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगी और उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। इतनी सारी बातें बताने के बाद भी वीबीटी के अंदर एक ड्रॉबैक है कि ये थ्योरी किसी भी कॉम्प्लेक्स के कलर को डिस्क्राइब करने के लिए फेल हो जाती है। हम वीबीटी के बेसिस पर यह नहीं बता सकते कि कॉम्प्लेक्स अलग अलग कलर क्यों दिखाते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके अंदर भी कॉम्प्लेक्स है और वो ग्रीन कलर दिखाता है, बट क्यों दिखाता है, वीबीटी इस बात को बताने के लिए फेल हो जाती है। इसी तरह से अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है जो कि हीम से मिलकर बना है, और हीम भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स होता है। वो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स है, बट रेड कलर क्यों आया ये बात बताने के लिए भी वीबीटी के पास कोई रीजन नहीं है। ऐसे जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके कलर्स का क्या रीजन होता है, ये बात हम वीबीटी के बेसिस पर नहीं बता सकते। और इस बात को बताने के लिए अब हमारे पास न्यू थ्योरी है,
और उस थ्योरी का नाम होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो थ्योरी है जो हमें बताती है कि अलग अलग कॉम्प्लेक्स डिफरेंट कलर्स कैसे दिखाते हैं। इस थ्योरी को समझने के लिए पहले हमें डी ऑर्बिटल की शेप को समझना होगा। डी ऑर्बिटल 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला डी ऑर्बिटल है जिसमें हमने एक्स एक्सिस को बनाया है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक डम्बेल शेप है। यहां भी एक डम्बेल शेप है, क्योंकि ये डबल डम्बेल बना रहा है और एक्स वाई प्लेन में बना रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, और ये एक्स और जेड प्लेन में है, इसीलिए इसे बोलते हैं डी एक्स जेड ऑर्बिटल। नेक्स्ट हमारे पास है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, ये y और z प्लेन में है, इसीलिए इसे बोलते हैं डी वाई जेड ऑर्बिटल। अब हमारे पास है फिर से x एक्सिस, ये है y एक्सिस, लेकिन इस बार एक डंबल एक्सिस के अलोंग है और दूसरा डंबल भी एक्सिस के अलोंग है। इस ऑर्बिटल को बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। ये हमारे पास है एक्स एक्स डैश, ये है जेड जेड डैश, एक डंबल जेड एक्सिस के अलोंग होता है, दूसरा डंबल एक सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट हो जाता है और ये सर्कुलर रिंग सेंटर पे रखी जाती है लाइक दिस। इस ऑर्बिटल को बोलते हैं डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल्स 5 तरह के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ध्यान रखें, इन पांचों में से 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी शेप एक जैसी है, एक्सिस के बीच में है, वो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, क्योंकि इन तीनों में एक डंबल एक्सिस के बीच में आ रहा है और दूसरा डंबल भी एक्सिस के बीच में आ रहा है, दैट्स वाई ये तीनों सेम शेप के हैं। जबकि बाकी 2 बचे हुए ऑर्बिटल्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इन दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर एक डंबल शेप एक्सिस के अलोंग है, एक्सिस के बीच में नहीं है बल्कि एक्सिस के अलोंग है, इसलिए ये दोनों डी ऑर्बिटल्स बाकी रिमेनिंग 3D ऑर्बिटल से डिफरेंट है। अगर हमसे कहा जाए कि इन पांचों ऑर्बिटल को 2 ग्रुप में डिवाइड करें, तो हम कहेंगे कि सिमिलर डी ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और 2 डिसिमिलर ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। हमें इसी बेसिस पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझना है, और ऐसा समझने के लिए सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। हमारे पास एनर्जी की एक्सिस है, इसका मतलब ये एनर्जी का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। हम कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यहां पे हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सबसे कम है। ये पांचों डी ऑर्बिटल्स जो कि अभी हमने पढ़े, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं, सबसे लो एनर्जी पे हैं, और जब ऑर्बिटल सबसे लो एनर्जी पे होते हैं तो इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब जब इनसे जुड़ने लिगेंड्स आते हैं तो ये एक्साइटेड हो जाते हैं, तो ऐसा करने पर इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और अब ये अपने से हायर एनर्जी स्टेट पे चले गए। जब ये अपने से हायर स्टेट पे पहुंचते हैं तो इसे लिखना होगा 5D ऑर्बिटल्स एट एक्साइड स्टेट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमेशा 2D ऑर्बिटल्स को ही यूज करते हैं।
जैसा कि हमने वीबीटी में सीखा था कि जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, या तो हमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखानी है या फिर हमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन दिखानी है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिर्फ 2d ऑर्बिटल्स को ही यूज करना है। अब इन पांचों में से हमें 2d ऑर्बिटल लेने हैं, तो वो कौन से 2d ऑर्बिटल होने चाहिए? इसका मतलब हम इन पांचों को तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी इधर sp3d2 और D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन कभी भी ऐसी नहीं बन सकती D5s या D5p, ऐसी तो कोई हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसीलिए हमें इन पांचों में से कोई 2d ऑर्बिटल को ही लेना है, एंड दैट्स व्हाई द रीजन इज इन पांचों ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। ऐसे दो यूनिक ऑर्बिटल जिनकी शेप, स्ट्रक्चर बाकी दोनों से डिफरेंट होता है, इनकी एनर्जी अप हो जाती है। और ऐसे तीन ऑर्बिटल जिनकी शेप, स्ट्रक्चर बाकी दोनों से अलग है, उनकी एनर्जी नीचे हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये तीन कौन से होते हैं? तो यहां देख सकते हैं हम इस बात को कि हमारे पास ये तीन dxy, dyz, dxz ऑर्बिटल हैं जिनकी शेप एक जैसी है, इसीलिए इनकी एनर्जी भी डाउन हो गई है। तो इनको लिख देते हैं dxy, dyz, dxz। इन तीनों ऑर्बिटल्स को कलेक्टिवली बोलते हैं T2g ऑर्बिटल्स। तो अब इन्हें T2g ऑर्बिटल्स बोला जाएगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग dxy, dyz, dxz, इन्हें बोलते हैं T2g ऑर्बिटल्स। वाइल ऐसे दो ऑर्बिटल जिनकी शेप बाकी तीनों से डिफरेंट थी, तो वो हमारे पास होते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz²। अब इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं Eg ऑर्बिटल्स। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz², वी कैन से दैट Eg ऑर्बिटल्स। सो यहां हमने देखा कि 5d ऑर्बिटल्स जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, तो पांचों डी ऑर्बिटल तो कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनमें से एक 2d ऑर्बिटल को ही पार्टिसिपेट करना होगा। दैट्स व्हाई ये 5d ऑर्बिटल्स दो ग्रुप में डिवाइड हो गए। एक ग्रुप बन गया 3 ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन, जिसे बोलते हैं T2g ऑर्बिटल्स, और दूसरा ग्रुप बन गया 2 ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन, जिसे बोलते हैं Eg ऑर्बिटल्स। अगर हम इन दोनों T2g और Eg के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालें, तो इस एनर्जी डिफरेंस को हम डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसे डेल्टा O कह सकते हैं। O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड डेल्टा स्टैंड्स फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी is the energy difference between T2g and Eg orbitals formed by splitting of 5d orbitals at excited state. I repeat, crystal field splitting energy T2g और Eg orbitals के एनर्जी के बीच का डिफरेंस है, और ये दोनों वो ऑर्बिटल्स हैं जो 5d ऑर्बिटल्स एक्साइट स्टेट पर आकर दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। लेट्स से समझने के लिए हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास है 40 जूल्स। एक्साइटमेंट हुआ और ये पहुंच गए 100 जूल्स। यहां पे आके पता लगा कि पांचों डी ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। 3 ऑर्बिटल्स का ग्रुप बन गया और ये बन गए 80 जूल्स, वाइल 2 ऑर्बिटल्स का ग्रुप बन गया और ये आ गए 130 जूल्स। अब 130 जूल और 80 जूल का डिफरेंस बना, दैट इज
50 जूल, इसे बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम यहां से लाइन ड्रॉ करें तो ये जो पॉइंट आता है, इस पॉइंट को बोलते हैं बेरे सेंटर। एंड बेरे सेंटर कभी भी सीएफएसई का सेंटर नहीं होता, क्योंकि ये वैल्यू तो 100 जूल है, जबकि जो डिवीजन हुआ है 130 जूल ऊपर है और 80 जूल नीचे है। तो इसका मतलब हुआ जो ईजी ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी 3/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होती है, जबकि T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा 2/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होती है। कभी भी बेरे सेंटर सीएफएसई का मिड पॉइंट नहीं होता। तो यहां पे हमें समझना है कि ईजी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू T2G ऑर्बिटल से, और ये जो डिफरेंस है ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि 100 पहुंचा तो चलो 120 ऊपर हो जाता है और 80 नीचे हो जाता है, नहीं, यहां पे 3/5 टाइम्स ऊपर गया एंड 2/5 टाइम्स नीचे गया। इस तरह से ये डिवीजन मिलता है एनर्जी के बीच में। तो T2G ऑर्बिटल्स और EG ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसी को बोल रहे हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हमें इस तरह से मिलती है। अब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए हमें फॉलो करना होगा ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉ प्रिंसिपल हमेशा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को पहले फिल किया जाता है और हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स को बाद में फिल किया जाता है। तो लोअर हमारे पास T2G है या EG है? ऑफ कोर्स इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स हमारे पास T2G ऑर्बिटल्स है, तो सबसे पहले हम इनको फिल करेंगे। ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है। हमें इलेक्ट्रॉन्स को भरते समय ध्यान रखना है कि ऑफ-बॉ प्रिंसिपल ने बताया है कि लो एनर्जी ऑर्बिटल्स को पहले फिल करते हैं, उसके बाद हायर को फिल करते हैं। और साथ ही साथ हमें हुंड्स रूल का भी ध्यान रखना है कि पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। तो हमें तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसी के बाद पेयरिंग का सोचेंगे। तो अब हमारे पास फोर्थ इलेक्ट्रॉन है। नाउ वी हैव अ चॉइस, या तो हम फोर्थ इलेक्ट्रॉन को T2G में पेयर करा लें, किसी भी ऑर्बिटल में पेयर करा लें, या फिर इस फोर्थ इलेक्ट्रॉन को T(x²-y² में या dz² में भेजें। सो कहने का मतलब हुआ कि इस फोर्थ इलेक्ट्रॉन को या तो हम T2G के किसी भी एक ऑर्बिटल में पेयर कराएंगे, या फिर इस फोर्थ इलेक्ट्रॉन को EG ऑर्बिटल में भेजेंगे। फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जा सकता है यह डिसाइड करता है लीगेंड, क्योंकि अगर लीगेंड स्ट्रांग होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना ज्यादा प्रेफर करेगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में चला जाएगा। लेकिन अगर लीगेंड वीक हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में फेल हो जाएगा और अब वो उसे EG ऑर्बिटल में भेजेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, इफ पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन CFSE, इट मींस पेयरिंग एनर्जी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से लेस है, therefore complex must have strong ligand that easily pairs up fourth electron in T2G orbital, and the electronic configuration will be T T2G4 D EG0। जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर ये वैल्यू 130 है और ये वैल्यू 80 है, बीच का डिफरेंस हमारे पास 50 है। इसका मतलब CFSE की वैल्यू 130 - 80 दैट इज 50 है। अगर
एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है जिसको पेयर करने में सिर्फ 30 जूल एनर्जी देनी है, तो उसके लिए बेटर टास्क होगा कि वो 30 जूल एनर्जी दे और इलेक्ट्रॉन को T2G ऑर्बिटल में पेयर कर ले। जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो फिफ्थ भी यही जाएगा, सिक्स्थ भी यही जाएगा, क्योंकि इनकी पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू CFSE। इसीलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में एंट्री करता है और हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलती है DT2G4 एंड DEG0। लेकिन अगर इसका रिवर्स हो जाता है, अगर हम कहें कि इस बार पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू बहुत हाई है, जो कि जनरली एक वीक लिगेंड के लिए होती है, तो कैसे सोचेंगे? इफ पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन CFSE, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से बहुत ज्यादा है। इट मींस कॉम्प्लेक्स मस्ट हैव weak ligand that fails to pair up the electron in T2G orbital. Therefore, fourth electron will enters in EG orbital and the electronic configuration will be, that is D T2G में तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, that is D T2G3, और अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन EG में आ गया है, that is DEG1। तो इसको ऐसे समझते हैं कि अगर हमारे पास ये वैल्यू है 100, यहां पे हो जाती है 130 और ये वैल्यू होती है 80, तो बीच में डिफरेंस बन जाता है 50। जो लिगेंड है उसको इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है और पेयर करने के लिए उसे एफर्ट्स देने होंगे, यानी एनर्जी देनी होगी 75 जूल्स, जो कि हायर वैल्यू है एज कंपेयर टू अगर वो 50 जूल दे देता है और फोर्थ इलेक्ट्रॉन को EG ऑर्बिटल में भेज देता है, तो ये उसके लिए ज्यादा इजियर टास्क होगा। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में वीक लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तो वो T2G में पेयरिंग नहीं कर पाते और इलेक्ट्रॉन को EG ऑर्बिटल में भेज देते हैं। कब कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को लिखना होगा, इसके लिए हमें पेयरिंग एनर्जी और CFSE की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में बताई जाएगी और उसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना होगा। तो ये तो हमें क्लियर हुआ कि किस तरह से एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है और दो नए टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं, T2G एंड EG ऑर्बिटल्स। लेकिन इस थ्योरी का मेन प्रोस्पेक्टिव क्या था? VBT का जो ड्रॉबैक था कि कलर बताने के लिए VBT फेल हो जाती है, हम इस बात को जानने के लिए इस थ्योरी को पढ़ रहे थे और अब इस पॉइंट को समझते हैं कि आखिर ये थ्योरी कैसे ये समझा सकती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कलर्ड कंपाउंड बनाता है। तो इसका रीजन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, they move from T2G orbital to EG orbital, but being unstable at EG orbital, they move back from EG orbital to T2G orbital by releasing energy in terms of photon. This energy lie within the range of Vibgyor, and that's why they impart characteristic colors. तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही नहीं बल्कि डी ब्लॉक के जितने भी मेटल्स हम देखते हैं, ये सभी मेटल्स अलग अलग कलर्स शो करते हैं और इनका कलर्स शो करने का जो मेन रीजन है वो ये कि इनके पास डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी हमने सीखा है डी ऑर्बिटल्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं T2G ऑर्बिटल्स, दूसरे होते हैं EG ऑर्बिटल्स। और जब भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल से EG ऑर्बिटल्स में जाता है तो वहां जाने के बाद वो अनस्टेबल हो जाता है। बीइंग अनस्टेबल वो वापस EG ऑर्बिटल से T2G ऑर्बिटल में आता है और अपने अंदर से एनर्जी को निकालता है। ये एनर्जी विबग्योर के पर्टिकुलर रीजन में लाई करती है और इसीलिए अलग अलग कलर्स हमें मिलते हैं। जैसे
कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर वॉयलेट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज होता है, पोटेशियम क्रोमेट का कलर येलो होता है। हमें अलग अलग डी ब्लॉक के कंपाउंड्स डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन का T2G से Eg में जाना और Eg से वापस T2G में आना कहलाता है डी ट्रांजिशन। सो अगर क्वेश्चन बनता है CuSO4 is blue in color, why? Answer: it is because due to the presence of unpaired electron in d orbital of copper, it can undergo dd transition. That is, the movement of unpaired electron from T2G orbitals to Eg orbital, but being unstable, they move back from Eg orbital to T2G orbital by releasing energy in terms of photon. And this energy lie within the range of VIBGYOR, that is blue color, and that's why the reason is copper sulfate is blue in color. तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स का T2G से Eg में जाने को डी ट्रांजिशन कहते हैं, और यही रीजन है कि अलग अलग डी ब्लॉक के मेटल्स या डी ब्लॉक के मेटल्स के बने हुए कॉम्प्लेक्स डिफरेंट कलर्स शो करते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर ओवर हो जाता है। आई होप आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा।